तो स्टूडेंट्स, अब से हम दिल्ली पुलिस का बैच शुरू कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस के सामान्य अध्ययन के अंदर जो विषय आते हैं, पहले एक बार उनका विषयों का मैं ब्यौरा दे देता हूं ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन से विषय के अंदर हमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या कितने सवाल आएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो संविधान। अब संविधान के जो सवाल हैं जो एसएससी यानी कि डीपी कांस्टेबल में पूछे जाएंगे, उनके अंदर क्या वरीयता होनी चाहिए। उदाहरण लीजिए, जैसे एक सवाल आया कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो आपने उत्तर दिया अनुच्छेद 335। इसका अर्थ यह हो गया कि 395 अनुच्छेद है। आपको सारे अनुच्छेद नहीं याद करने, लेकिन जो अच्छी तैयारी हम कहते हैं, चाहे यूपीपीसीएस की तैयारी करें या फिर डीपी कांस्टेबल की तैयारी करें, तो हमें कुछ प्रमुख अनुच्छेदों को अवश्य याद करना होगा। जैसे उदाहरण जैसे मैंने 335 का दे दिया। संविधान के अंदर दूसरे जो सवाल आते हैं वो किस प्रकार के हैं। दूसरे सवाल इस प्रकार के होंगे कि जैसे हाल ही में नियुक्ति हुई, जैसे सीएजी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में किनकी हाल ही के अंदर नियुक्ति की गई, तो नियुक्ति से संबंधित। जैसे आप जानते हो कि जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल थे उन्हीं को बनाया गया है अब भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो ये नियुक्तियों से संबंधित भी इसके अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं। ये हमारा पॉइंट हो गया। इसके अलावा संविधान की जो मूलभूत विशेषताएं हैं, मूलभूत विशेषताएं का मतलब जैसे हमारे संविधान के जो 25 भाग हैं उनमें से भाग 2, भाग 3, दूसरा हो गया नागरिकता, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हो गए अनुच्छेद। जब हम भाग की बात करते हैं तो हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है भाग 3 और भाग 4। ये तो आपको अवश्य करके जाने हैं। और इनके अंतर्गत जो अनुच्छेद दे रखे हैं 12 से 35 दे रखे हैं, उसके बाद 36 से लेकर 51 तक के, ये सारे कंठस्थ करने हैं। आ रहे हैं एग्जाम में, नहीं आ रहे हैं ये विचार नहीं करना, क्योंकि ये इतने महत्वपूर्ण है, किसी न किसी रूप के अंदर इनके सवाल अवश्य पूछे जाते हैं। इसके बाद आ गया दूसरा चैप्टर, दूसरा आ गया इतिहास। जब हम इतिहास की बात करते हैं, देखिए तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, यह विषय बहुत बड़ा है जिसमें प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल से संबंधित है। इसके अंदर जो सवाल है, सवाल भी इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते। तो इसको हम किस तरीके से वर्गीकरण करें। इसके वर्गीकरण के अंदर जो सबसे कठिन चीज स्टूडेंट्स को लगती है वो है प्राचीन काल। अब प्राचीन काल क्यों मुश्किल है? प्राचीन काल इसलिए मुश्किल है क्योंकि प्राचीन काल के अंदर कुछ हिस्से जो हैं राजनीतिक रूप से वो दक्षिण भारत के हैं। जैसे एक साम्राज्य है चोल साम्राज्य। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं के अंदर पूछे गए, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी। लेकिन जब हम चोलों के बारे में, चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं तो हम क्या आमतौर पर पढ़ते हैं कि हम उत्तर भारत के जो वंशावली है उसको तो हम याद करते हैं। दक्षिण भारत चूंकि लोकप्रिय नहीं है हमारे हिसाब से, तो इसलिए इससे संबंधित जब सवाल आते हैं तो हमें कठिन प्रतीत होते हैं। दूसरा, प्राचीन काल में क्या मुश्किल होता है? दूसरा सबसे मुश्किल विषय होता है कि प्राचीन काल के अंदर जो विभिन्न वंश है जो समकालीन है। समकालीन का उदाहरण लीजिए, जैसे उदाहरण के तौर पर जब हम पूर्व मध्यकाल पढ़ेंगे जिसमें आप खजुराहो के मंदिर के बारे में भी पढ़ते हैं, या फिर गुजर प्रतिहारों का जो शासन था जिसके समय पर महमूद गजनी ने भारत के ऊपर हमला किया, उससे संबंधित सवाल है। तो इसको हम किस तरीके से करें? तो बजाय पुराने तरीके को अपनाने के कि जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि पहले हम एक वंश को पढ़ेंगे, उस वंश के विभिन्न तथ्य याद करेंगे, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि हम शुरुआत के अंदर पढ़ें कि जो विभिन्न वंश है उनका समयकाल क्या होगा, क्या समकालीन है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जब कन्नौज प्रशासन था गुजर प्रतिहारों का, तो उस समय भारत के ऊपर हमला किसने किया? गजनी ने। तो आपके लिए सूत्र बनाना आसान हो गया कि जो गुजर है इसमें भी गैजे आ रहा है और जो गजनी है इसमें भी गैजे, यानी कि अफगानिस्तान के आक्रमणकारी आक्रांता गजनी ने जब भारत पर हमला किया तो उस समय पर भारत में शासन किसका था? गुजर प्रतिहारों का। गुजर प्रतिहारों के बाद जब गुजर प्रतिहार गजनी के हमले से कमजोर हो गए तो अगला कौन सा आ गया? गहड़वाल वंश।
सूत्र बन गया आपका, गे के साथ फिर गया आ गया, यानी कि जब गुजर हटे तो गुजर के बाद कौन आए, गहडवाल, और गहडवालों के समय पर किसने हमला किया, मोहम्मद घोरी ने। तो जब हम प्राचीन काल को पढ़ें तो अपने पुराने तरीके में थोड़ा संशोधन करें और ये ध्यान रखें कि क्या हम इस चीज को इस तरीके से बेहतर नहीं याद करेंगे, और मेरा मानना है ये बेहतर तरीका है। जब आपको ये पता चल गया कि ये चार इस तरीके से हैं, तो इनके बारे में जो तथ्य हैं उन्हें याद करना सरल होगा। क्यों? जैसे मान लीजिए आपने कहा गुजर प्रतिहारों का शासन था, इसके प्रमुख शासक का नाम आ गया मीर भोज। जो दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में रहते हैं वो सब जानते हैं राजा मीर भोज एक प्रतापी शासक था। तो एकदम दिमाग में ख्याल आना चाहिए जब गुजर प्रतिहार का शासन था तो गजनी का हमला था। अब गजनी का जब हमला था तो आपको यह भी याद रहेगा हमारे यहाँ एक प्रमुख मंदिर है भगवान शिव का, कौन सा, सोमनाथ मंदिर। और ध्यान कीजिए ये वो मंदिर है जिसका निर्माण भारत ने स्वतंत्रता के बाद किया था, जैसे आज श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। तो उसी प्रकार का जो भावनाएं हैं वो भारतवर्ष में उस समय थी जब सोमनाथ के मंदिर को पुनरुद्धार किया गया था। तो यानी कि सोमनाथ का मंदिर का जब हमला हुआ तो उत्तर भारत में शासन किसका था, गुजर प्रतिहार का। और इसने जो हमला किया वो कब था, कुछ किताबों में 1025, कुछ में 1026। तो हमारे लिए यानी कि दिमाग जो है चीजों को ग्रहण करेगा, लेकिन ग्रहण क्या करेगा, विभिन्न चीजों को वो जोड़ने का काम करेगा। वो जुड़ेगा कब, जब आप उसे एक आधार प्रदान करोगे। यानी कि जब आप ये कहोगे कि 4 गए मेरे को सूत्र बनाने हैं, 4 गए का मुझे याद आया, तो इस प्रकार से घटनाएं याद होनी शुरू होगी। जब आप पढ़ते हो कि महमूद गजनी ने 1025 में हमला किया, रटते हो, तब आपके लिए गजनी का ये हमला गुजर प्रतिहारों के साथ नहीं जुड़ता, और जब गुजर है तो उसके बाद गहडवाल नहीं जुड़ता। तो क्या होता है कि गोरी का समय काल और गजनी का समय काल अलग अलग प्रतीत होता है, जबकि है इनमें समय काफी, क्योंकि ये 1000 और ये कब है, ये 1206 में इसकी हत्या करी गई, तो इनके बीच में समय काल तो बड़ा है, लेकिन जब हम याद करते हैं उस समय काल ये बड़ा नहीं है। इस तरीके से हम चीजों की तरफ विशेष ध्यान दे सकते हैं।